और अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो नेशनल एंथम अपना आउटर कंट्री में अपना नेशनल एंथम बजे, तो वो फीलिंग अलग होती है। उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं होते। कई कई आंखों से आंसू भी आ जाते हैं जब हम खड़े होते हैं कि हमारे देश का नेशनल एंथम बज रहा है। कि घर में अगर कोई हैंडीकैप पर्सन है तो आप उसको उसके बारे में कोई कमेंट्स बोले तो आपको बुरा लगेगा। तो वो चीज़ें मेरे साथ में थी कि मम्मी को प्रॉब्लम होती थी कि मैंने एक दो बार उनको रोते हुए भी देखा था कि ये ऐसे मतलब कमेंट्स कर देते हैं। कोई भी पूरा ग्रुप साथ में क्रिकेट खेल रहा है, अब मुझे अगर मैं उनके साथ जाता था खेलने तो मुझे अलग कर देते थे कि क्योंकि सबको अपनी टीम में बेस्ट प्लेयर चाहिए। लेकिन एहसान करने के बाद जब एहसान को उसको जताने लगते हैं कि हमने तेरे लिए ये किया है और तू ऐसा क्यों कर सकता है, ऐसे क्यों, मतलब ये एटीट्यूड है, ये मतलब फिर बुरा लगता है कि तुम एहसान को जताओ उस इंसान को कि आप हमेशा एक ही लाइन में रहना, उसको चेंज मत करना और उस लाइन को जब तक पकड़ते रहना कि जब तक वो आपको मिल नहीं जाए। नमस्कार, एनडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संजय सिंह चौहान। ग्रेटर नोएडा में हम मौजूद हैं और हमारे साथ में आज एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने इस तिरंगे का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन किया है। प्रवीण कुमार जी जेवर के जो निवासी हैं और उन्होंने अभी पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और बहुत कम उम्र थी जब उन्होंने ये मेडल पदक जीते हैं। वो पहले भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में देश के लिए पदक जीता है। वो प्रवीण कुमार जी हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे सीधे बातचीत की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। जी जी, बहुत धन्यवाद जी। अभी हाल ही में आपने देश के लिए गोल्ड जीता। अ, क्या सिचुएशन था उन दिनों और अभी लगातार बधाई का सिलसिला आपके यहाँ पे चल रहा है। कौन सा मैच था और पार्टिसिपेट कौन सी थी आप? मैंने T64 हाई जंप में पेरिस में गोल्ड मेडल जीता है अभी। और स्टार्टिंग जब मैंने सोचा था कि ये सपना तो मेरा 2018 से था कि मेडल लाना है पेरिस में, अपने देश के लिए कुछ करना है। तो जैसे सिल्वर मेडल पिछली बार आया था तो उस टाइम पे माइंड में कुछ चीज़ें रह गई थी कि मेरा गोल्ड क्यों नहीं आया। जैसे वहाँ पर नेशनल एंथम गोल्ड वालों का बज रहा था, तो वो माइंड में चीज़ थी कि यार मेरा भी बजना चाहिए। वो फीलिंग अलग होती है, कुछ बम्स आते हैं अंदर से और अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो नेशनल एंथम अपना आउटर कंट्री में अपना नेशनल एंथम बजे, तो वो फीलिंग अलग होती है। उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं होते। कई कई आंखों से आंसू भी आ जाते हैं जब हम खड़े होते हैं कि हमारे देश का नेशनल एंथम बज रहा है, वो हमारी वजह से, हमारी मेहनत की वजह से ये सब हो रहा है। तो वो उस पल के लिए मैं वेट कर रहा था। मेरे को 4 साल वेट करना पड़ा। और 2020 जो अपना टोक्यो पैरालंपिक्स हुआ था उसमें मेरा सिल्वर था। तभी मैंने माइंड सेट कर लिया था अपना कि इसमें मेरे को अपना गोल्ड जीतना है। और इसकी ट्रेनिंग बीच में अभी जैसे हम खेल रहे थे अपना हाई जंप जब कर रहे थे तो हाई जंप से पहले प्रॉब्लम ये आई थी कि अ, हमारी जो टेक ऑफ लेग है उसमें प्रॉब्लम आने लगी थी कि जंप सही से हो नहीं पाई थी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। उसमें शॉर्ट पुट लग गया था। बट वो होता ना कि कठिनाइयाँ और संघर्ष के बाद ही सक्सेस मिलती है, वो चीज़ थी। ऐसी चर्चा थी कि इस बार आप जब पेरिस खेलने वाले थे उससे पहले ही आपने कहा था कि इस बार गोल्ड लेके आएंगे। हाँ, मतलब बॉडी बोल रही थी, माइंड से अंदर से आवाज़ आ रहा था कि इस बार पर्सनल बेस्ट तो था ही माइंड में कि पर्सनल बेस्ट करूँगा। लेकिन माइंड में ये था कि यार गोल्ड चाहिए इस बार, क्योंकि सिल्वर मैं ले चुका हूँ टोक्यो में, तो इस बार गोल्ड तो होना ही चाहिए। आपको बता दूं कि जब टोक्यो में हुआ था या पूरी श्रृंखला, उस वक्त देश के लिए 5 पदक आए थे। लेकिन इस बार 2024 में पेरिस पैरालंपिक में देश के लिए 6 पदक आए थे और उनमें उनमें से एक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रवीण जी हमारे साथ में मौजूद हैं। जेवर के गोविंदगढ़ में आपका निवास है और 3 भाई बहन आप हैं। पारिवारिक जो पूरी परिस्थिति रही और यहाँ तक पहुँचाने में कैसा था परिवार का सपना और किस तरीके से स्ट्रगल था लाइफ? जिससे मैं हैंडीकैप पर्सन के लिए स्ट्रगल थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी प्रॉब्लम से तो लड़ना होता ही है। फिर जो बाहर के लोग जैसे बोल देते हैं, कमेंट्स मार देते हैं, उससे भी लड़ना होता है। तो ये सारी चीज़ें हर पैरालंपिक एथलीट्स के जीवन में आई हैं, क्योंकि वो एक चीज़ से नहीं गुजरे हैं कि लाइक उनके स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स में इंजरी हो गई,
प्रॉब्लम्स हो गई या फिर मसल्स खिंच गई, उस वो तो था ही। लेकिन पैरा एथलीट्स की लाइफ में एक और पार्ट होता है जिससे उनको लड़ना पड़ता है कि अपनी पब्लिक का उनको देखने का नज़रिया। तमाम तरीके की बातें होती हैं। हाँ, जैसे आपके घर में अगर कोई हैंडीकैप पर्सन है, तो आप उसको उसके बारे में कोई कमेंट्स बोले तो आपको बुरा लगेगा। और वो आपका बेटा है, तो आपकी वाइफ को तो वो हर पल टूटती रहेंगी माइंड में कि मेरे बच्चे को ऐसे क्यों बोला जाता है। तो वो चीज़ें मेरे साथ में थी कि मम्मी को प्रॉब्लम होती थी कि मैंने एक दो बार उनको रोते हुए भी देखा था कि ये ऐसे मतलब कमेंट्स कर देते हैं कोई भी। और मतलब जो बेटे के सम्मान, बारे में जब बोलते हाँ, हैं माँ को दुख होता है। हाँ, जो सम्मान जो मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा था। एक साथ जैसे खेलते हैं हम, जैसे अब पूरा ग्रुप साथ में क्रिकेट खेल रहा है, अब मुझे अगर मैं उनके साथ जाता था खेलने तो मुझे अलग कर देते थे कि क्योंकि सबको अपनी टीम में बेस्ट प्लेयर चाहिए। अब मैं रनिंग सही से नहीं कर पाता हूँ और मैं बैट्स पकड़ूंगा नहीं पकड़ूंगा, और जब नॉर्मल के साथ compete करूंगा तो कभी कंफ्यूज हो गया कि यार क्या था, मैं रन नहीं ले पाया, तो वो उन सब चीज़ों से डरता कि नहीं ये नहीं कर पाएगा, हमें अपनी टीम में नहीं रखेंगे। तो फिर मैं बैठ जाया करता था साइड में, फिर मैं देखता रहता था, फिर माइंड में ये चीज़ें चलती थी यार मुझे क्यों नहीं खिलाते हैं। अगर आप एक डिसेबल पर्सन को ये बोलोगे कि तू डिसेबल है तो उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप जब उसको डिसेबल की पहचान बता दोगे कि डिसेबिलिटी का मीनिंग होता है कि तुम कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, तुम्हारी बाउंडेशन है। जब उसको बाउंडेशन आप बताने लगोगे, घुमाने लगोगे ना, तब उसको समझ में आ जाएगा कि डिसेबिलिटी ये होती है। जब आप खेल के लिए जाते थे, कोच के लिए जाते, तमाम चीज़ें ये भी सुनने में आ रही कि उस वक़्त आपको फ़ीस चुकाने के लिए जो कोचेस के पास में जाते थे, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था क्योंकि परिवार भी आपका है। कैसे सब कुछ एडजस्ट करते थे उस मेरी पहले से आदत रही है कि जैसे पापा मेरे लिए पैसे खर्च करें तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं क्यों, जन्म से ही मेरा ऐसा कुछ रहा है कि फैमिली मेरे लिए पैसे खर्च करे मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कमा लूँ या ये सारी चीज़ें खुद ही सॉर्ट आउट कर लूँ, वो था माइंड पहले से ही कि अपने आप खुद ही करना है सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कि फैमिली करे या वो ऐसे आप फ़ील करें कि फिर वो कहीं से पैसे माँग के लाएँ, ब्याज पे लें या फिर, तो वो चीज़ मेरे को बहुत गंदी लगती थी पहले से। और मैं अभी भी खिलाफ़ ही होता हूँ कि वो किसी से कुछ भी चीज़ माँगे। वो एक चीज़ ये होती है कि अब कुछ लोग एहसान कर देते हैं। एहसान करने के बाद कुछ लोग भूल जाते हैं। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं कि एहसान कर दिया, पैसे की जब ज़रूरत थी हेल्प करके अपना आराम से जब मन करे जब दे देना, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। लेकिन एहसान करने के बाद जब एहसान को उसको जताने लगते हैं कि हमने तेरे लिए ये किया है और तू ऐसा क्यों कर सकता है, ऐसे क्यों, मतलब ये एटीट्यूड है, ये मतलब फिर बुरा लगता है कि तुम एहसान को जताओ उस इंसान को, तो वो उसके लिए तकलीफ बन जाता है। इसलिए मैं इन सब चीज़ों से डरता था कि मेरी फैमिली दूसरों से या किसी चीज़ के लिए माँगे नहीं, कि अब उनको किसी काम की ज़रूरत है या फिर उनको या खेती लगा लो, खेती में ज़रूरत पड़े पैसों की तो वो किसी से ना माँगे। तो वो चीज़ें मेरे माइंड में थी कि मेरा मन नहीं था कि मेरे लिए पैसे कोई खर्च करे, ख़ासकर पापा जी। तो फिर मैंने उसको दूर ही रखा था, फिर खुद ही सॉर्ट आउट करने लगा। फिर जैसे मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह जो जो मेरे कोच हैं द्रोणाचार्य अवॉर्डी, उनके पास आया तो उन्होंने सारी चीज़ें सँभाल ली थी। पापा जी ने मुझे याद है 2-3 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा रेंट दिया होगा कि 5000 पर मंथली। उसके बाद कुछ नहीं दिया और सबने मेरा खाना, रहन-सहन सब कुछ अपने पास ही रख लिया था। तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ सँभाल ली थी। अब मैं टेंशन फ्री था कि वहाँ से नहीं आ रहा है। फिर हमें स्पॉन्सर्स मिल गए थे। स्पॉन्सर्स ने हमें हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। मेरा ओजीक्यू स्पॉन्सर है। जो उसने 2019 में मेरे को हेल्प करना स्टार्ट किया था सबसे पहले। उसके बाद फिर मुझे टॉप्स मिला, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो कि गवर्नमेंट की है। जब मेरा ओलंपिक में सिलेक्शन हो गया टोक्यो में, तो तब से उसने मेरे को सपोर्ट किया, वो अभी तक मेरे साथ में ही है। तो स्ट्रगल लाइफ धीरे-धीरे ईज़ी बनती गई, मज़ा आता गया। अब 3 भाई-बहन जो आप हैं, किन-किन की शादी हो चुकी, पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब कुछ क्या कैसे? मेरा बड़ा भाई है, जो कि अभी बिज़नेस के बारे में सोच रहा है और उसकी शादी हो चुकी है। और मेरी छोटी बहन है, वो अभी उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। अभी वो पीएससी वगैरह एग्ज़ाम के लिए सोच रही है, वो पढ़ाई कर रही है। क्या देश के लिए आपने सोचा है कि आगे हमें गोल्ड तो आप जीत गए हैं, आगे हमें क्या करना है? क्या फ्यूचर?
अभी ये कि जो अभी मेरे जो भी जितने भी नेक्स्ट गेम आएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा राष्ट्र ज्ञान है वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहे हर गेम में। अपना मैं पर्सनल बेस्ट दूंगा और पूरी पावर लगाऊंगा कि मैं अपने आप को ये पछतावा नहीं कराना चाहता कि मैंने कुछ कसर कहीं पर छोड़ दी थी। इसलिए मैं कोशिश करूंगा मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप है नेक्स्ट ईयर, तो उसमें मैं अपना पर्सनल बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, जो कि 210 अभी रह गया था इसमें पेरिस ओलंपिक में, तो वो कंप्लीट करूँगा। गौतम बुद्ध नगर के आप निवासी हैं और स्पोर्ट का जिस तरीके से अभी यहाँ पे भी है, लोग कर रहे हैं स्पोर्ट में काम, आपको क्या लगता है, कोई सरकार से अपील या जनप्रतिनिधि से अपील की स्पोर्ट के बारे में, या बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो स्पोर्ट में थोड़ी सी रुचि जिनकी होती है, क्या कहना चाहेंगे? जो अभी स्पोर्ट्स स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अपनी लाइफ का कोई भी पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर अपनी एजुकेशन हो, इंजीनियरिंग सोच रहे हैं, या फिर जिनको आईएएस और डीएम वगैरह बनना है, या मेडिकल में जाना है, डॉक्टर्स बनना है, एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, तो मैं इन सबको बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आप हमेशा एक ही लाइन में रहना, उसको चेंज मत करना, और उस लाइन को जब तक पकड़ते रहना कि जब तक वो आपको मिल नहीं जाए। क्योंकि अगर आप 2 लाइन पकड़ते हो तो 2 लाइन में माइंड डाइवर्ट हो जाए। माइंड चेंज होता रहेगा, कभी इसको देखूँ, कभी इसको देखूँ, फिर डबल स्ट्रेस। तो जो चीज़ आप एक पे अच्छे से कर सकते हैं, उसको आप 2 पे नहीं कर पाएँगे। तो मैंने जो किया है कि मैं अपने गोल के लिए ज़िद्दी रहा हूँ हमेशा से, कि मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। मेरा 9th क्लास से ये गोल था, और अभी भी मेरे टारगेट्स फिक्स होते जा रहे हैं आगे के लिए कि आगे और क्या करना है। जैसे जिस तरह से पैरों से भी दिक्कत, पारिवारिक परिस्थिति ऐसी थी, और ऐसे में आप अ, खेल में आपकी रुचि थी, और खेल में बहुत आसान नहीं होता कि आपको तुरंत कोई सपोर्ट मिलता है, बहुत मुश्किल भरा सफ़र होता है। तो ऐसे में क्या आपका बीच में मन किया था कि चेंज करता हूँ, कुछ और करते हैं, कुछ ऐसा मन में आया था कभी? 2019 में एक ऐसी सिचुएशन आई थी कि मेरे पास कि उस टाइम पे मैं क्विट करने वाला था अपना गेम, कि मैं छोड़ने वाला था। क्योंकि मेरी क्लास चेंज हो गई थी। एक हाई जंप की पैरा ओलंपिक्स में क्लास होती है, क्लासिफिकेशन होती है हर एक एथलीट्स की, तो उसकी चेंज हो जाती हैं सारी चीज़ें। उसमें मेरे T42 कैटेगरी में गया था, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड 1.96 मीटर था, और मेरे को उसमें चेंज करके T44 कैटेगरी में डाल दिया, जो कि सबसे हार्डेस्ट कैटेगरी है हाई जंप की पैरालंपिक कमेटी की। तो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड 2.19 मीटर है। तो उस टाइम पे मैं 185 करता था, तो माइंड में ये चल रहा था कि यार अब कैसे होगा। फिर मैं डिस्ट्रेस हो चुका था कि यार मैं सर को बोल चुका, सर अब नहीं होगा, मैं अपना गाँव जा रहा हूँ, अपना देखूँ कुछ और काम कर लेंगे। लेकिन फिर सर ने बोला कि सर ने मुझे मतलब टाइट पकड़ के रखा कि जान ही नहीं दिया कहीं पे। मेरे माइंड को प्रॉब्लम्स हुई, और मैं जाना भी नहीं चाहता था इस तरफ से उस तरफ। तो फिर सर ने बोला कि बेटा 1 साल मेरे को देख दे, फिर उसके बाद देखना, अगर अच्छा होता है, कुछ चीज़ें अपनी इंक्रीज हो जाती हैं, परफॉर्मेंस अच्छी आने लगती है, तो कंटिन्यू कर लेना। फिर जैसे मैंने गेम स्टार्ट किया तो फिर अपना सब कुछ झोंक दिया था कि प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, उसके बाद अपना डाइट, रेस्ट, फिर ट्रेनिंग, फिर डाइट, फिर स्लीपिंग, फिर मॉर्निंग उठ के, बस यही था अपना। 1 साल तक हमने कुछ नहीं किया, यही रखा बिल्कुल सेम चीज़। ना हम कहीं घूमने निकलते थे बाहर, नहीं कुछ कहीं पर जाना। घर वालों को भी बस शाम को एक बार कॉल कर लिया बस। मतलब ऐसी लाइफ हो गई थी कि कभी कभार बोरिंग फील होता था कि यार क्या हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन हमने पकड़ के रखा। फिर धीरे धीरे मेरा ओलंपिक क्वालिफाई हो गया, फिर मैंने सोचा कि अब कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरीके से प्रवीण की कहानी है, और आपने सुना कि कितनी संघर्ष भरी इनकी लाइफ थी, लेकिन देश के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और अब आगे की भी इनकी एक लंबी तैयारी है। और जब आप स्ट्रगल करते हैं, इनका कहना है कि आप किसी भी लाइन में हो, आप चाहे स्पोर्ट में हो, या आप म्यूजिक में हो, या आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको एक चुनना पड़ेगा। अगर आप 4 जगह पे आपका ध्यान भटक जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी ये जो लाइनें हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगी। प्रवीण कुमार जेवर कस्बे के ही रहने वाले हैं, इसी जिले के रहने वाले हैं। स्पोर्ट को लेकर इन्होंने जो काम किया है उसने पूरे देश को गौरवान्वित किया है, और आज ग्रेटर नोएडा में इन्होंने हमसे बातचीत की। इनकी स्ट्रगल लाइफ के बारे में आप क्या सोचते हैं, और ऐसे अगर आप क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप स्पोर्ट के जरिए काम कर रहे हैं, तो आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन के साथ संजीत सिंह चौहान,
एनडी न्यूज़ ग्रेटर नोएडा।